हेलो बच्चों। कल हम लोग ये टॉपिक लास्ट था, यहाँ तक हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्या था कि जैसे कल जो हम सेल के बारे में पढ़े थे कि इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बन रहा था, और इसमें हम क्या किए थे, रॉड को डिप किए थे। तो ये जो रॉड किसका लिए थे, जिंक सल्फेट का, और ये रॉड किसका था, जिंक था। तो जिस मेटल आयंस का इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था उसी मेटल का रॉड लेंगे यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। रॉड को क्या बोले, इलेक्ट्रोड, और उसमें जो जिंक सल्फेट पानी के साथ मिक्स हुआ है, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और जिंक सल्फेट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन को बोल दिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और रॉड क्या है हमारा, रॉड को क्या बोले, इलेक्ट्रोड। और रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। सही था। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे बन रहा है, इसका वैल्यू हमको पता करना होता है। ठीक, तभी हम बता सकते हैं कि दो हाफ सेल को हम ऐड किए तो जो कंप्लीट सेल बना उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हाफ सेल का हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंप्लीट सेल के लिए सेल पोटेंशियल। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां से कि अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कुछ कंडीशन डिफाइन होता है, जिस कंडीशन को दो पार्ट में बांटे, एक स्टैंडर्ड स्टेट पे, एक नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो जब हम स्टैंडर्ड स्टेट का बात करते हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट पे हम कंडीशन डिफाइन करेंगे कि जैसे स्टैंडर्ड स्टेट पे कंडीशन डिफाइन की है वो क्या, कि जो कंसंट्रेशन लेंगे वो कितना लेंगे, 1 मोलरिटी। सही है। एक और बात, सॉल्यूशन में अमाउंट और कंसंट्रेशन दो अलग अलग टर्म होता है। कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और अमाउंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो अभी इसमें और डीप में जाएंगे कि इसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, ये अभी आने वाला है। तो अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पे कुछ कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, फिर उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे बन रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको वो हम लोग को लर्न करना होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहां से, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी। कभी कभी इसमें जो रॉड लेते हैं वो गैस के फॉर्म में होता है। सही है। ऐसे फॉर्मेट में होगा कि जैसे यहां पे एक कंटेनर लिए और इसमें इस टाइप से, एक मिनट, इसमें देखो एक इस टाइप से कंटेनर लिए, इसमें जो रॉड डाल रहे हैं वो हम सॉलिड वाला रॉड नहीं डाल रहे हैं, हम लोग इसको गैस वाला इलेक्ट्रोड यूज करना चाह रहे हैं, है ना। तो गैस इलेक्ट्रोड को यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन गैस उसमें डाल, मतलब कि उसका इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मतलब यहां से क्या करेंगे, पास करवाएंगे, है ना। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट है, इसके थ्रू हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं और यहां पे बनाते हैं एक प्लेटिनम का वायर। सही है। तो ये प्लेटिनम का वायर यहां पे हम रखते हैं और इसमें इस टाइप से एक फॉइल बना देते हैं। सही है। इस पे ये हाइड्रोजन गैस आके चिपक जाता है, इस पे एडजॉर्ब हो जाता है ना, इस पे चारकोल वगैरह लगा के रखते हैं तो उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है। और ये हाइड्रोजन गैस कहां रहता है, इस सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, सोल्यूशन में जैसे यहां बोले थे कि अगर जिंक रॉड है तो सोल्यूशन भी जिंक का ही होना चाहिए, उसी टाइप से यहां भी अगर हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो गैस का ही क्या लेंगे हम, जो एलिमेंट गैस में है वही एलिमेंट का हम सोल्यूशन में भी यूज करेंगे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन हो तो जैसे HCl ले लिए। सही है। तो HCl में हम क्या पास करवाएं, यहां से H2 देखो सेम है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहां से क्या किए कि H2 गैस को पास करवाएं, जो कि ये क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो गया और फिर H2 गैस सोल्यूशन में डूबा हुआ है ना, सोल्यूशन के अंदर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड का पार्ट है, कैथोड होता तो रिडक्शन हो जाएगा। सही है। तो ये क्या था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि रॉड केवल सॉलिड नहीं हो सकता, रॉड हमारा गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो रॉड यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं वो दो टाइप का होता है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक्टिव इलेक्ट्रोड
तो नॉर्मल वाला हो गया। इनएक्टिव वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि यहां पे हम जिंक लिए हैं और यहां पे प्लेटिनम का वायर लिए हैं। तो जिंक का रॉड लेने से क्या फायदा है कि जिंक रॉड जो इलेक्ट्रोड होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करना होता है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ऑक्सीडेशन में वो इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ेगा, अब फिर क्या करेगा, ये इससे पास होते हुए कैथोड वाले में जाएगा। यानी कि रॉड का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को कैरी करना। तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के साथ साथ अगर रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है तो वो इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाया। जैसे यहां पे जिंक था तो जिंक का रिएक्शन भी हो रहा था सोल्यूशन के साथ, तो सोल्यूशन के साथ जिंक जब रिएक्ट करेगा तो जिंक का रॉड का मास भी घटेगा। तो इसमें देख रहे थे कि एनोड पे रॉड पतला हो रहा था और कैथोड पे रॉड मोटा होते जा रहा था। यानी कि रॉड अगर पतला हो रहा है एनोड वाले पार्ट पे, मतलब कहीं ना कहीं रॉड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सही है। तो रॉड जब जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करे और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करे, इस टाइप को रॉड को एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे यहां पे देखो प्लेटिनम का वायर जो लगाए हैं, तो प्लेटिनम का वायर क्या करता है? केवल प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या कि प्लेटिनम केवल इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएगा और प्लेटिनम वायर्स के थ्रू होते हुए दूसरे वाले में से हाफ सेल में जाएगा। यानी कि प्लेटिनम क्या किया? केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम किया, वो कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दो टाइप का इलेक्ट्रोड, एक एक्टिव एक इनर्ट, जो आगे आएगा अभी। तो अभी हम थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दिए कि रॉड दो टाइप का, एक एक्टिव एक इनएक्टिव। तो जिंक वाला कैसा है? एक्टिव है, और प्लेटिनम वाला कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और रॉड जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड में हो, वो गैस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी अभी आगे आएगा। चलो इसको हटा रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं यहां से, जो हम स्टैंडर्ड स्टेट का बात कर रहे थे, तो अभी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, इसमें जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसका है? जिंक 2+ वाले का। उससे हमको मतलब है ना, सल्फेट का कोई काम नहीं है। जिंक 2+ का कंसंट्रेशन से हमको मतलब है कि अगर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन इसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज होते अगर हो रहा है तो उसमें हम स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन कब मानेंगे? जब जिंक 2+ का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो जाए। अगर 1 मोलरिटी फिक्स कर देते हैं तब हम इस स्टेट को स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे। या फिर अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, जैसे अभी हाइड्रोजन गैस था, तो इसका प्रेशर कितना लेंगे? इसका प्रेशर हम लेंगे 1 बार। ये कंडीशन है ना। अगर कोई सॉलिड है, प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, तो इसका एक्टिव मास हम कांस्टेंट मानते हैं ना, तो इसका हम 1 लेके चलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पे। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड स्टेट का पार्ट नहीं मानते है ना। स्टैंडर्ड स्टेट का पार्ट हम लोग इसको नहीं मानते। टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट का पार्ट नहीं मानते हैं। तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बैटरी वगैरह यूज होता है, क्योंकि बैटरी सब बन रहा है ना गैल्वेनिक वाले सेल से, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी बैटरी वगैरह यूज करते हैं हम नॉर्मल डेली लाइफ में, तो उसको कहाँ यूज करते हैं? अपने रूम वगैरह में। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज फिक्स कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना भी वेरी कर सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? तो इसमें जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उसी हिसाब से चेंज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी हिसाब से चेंज होगा। तो जो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू हम लोग पता कर रहे हैं। तो पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ रॉड है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर क्या है, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले ये पॉइंट समझो कि कभी भी हम इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही वहां पे लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, rather relative electrode potential of various half cell are measured with respect to a reference electrode called standard hydrogen electrode potential। सही है। इंडिविजुअल वाले का हाफ सेल, जैसे मान लो हम केवल इसी का निकालना चाहे तो हम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, इंडिविजुअल वाले का नहीं निकाल सकते, हमको हेल्प लेना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्प लेने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? हाइड्रोजन वाले का। सही है। तो हाइड्रोजन वाले का
हाफ सेल अलग से एक बनाते हैं और उसका हाफ सेल हाइड्रोजन का रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हाफ सेल अगर स्टैंडर्ड माने हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, ठीक। और फिर दोनों का ऐड करते हैं तो जो फाइनल बना तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो सेल पोटेंशियल आएगा दो को ऐड करने के बाद, वो किसका होगा? जिंक का ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है। तो इसीलिए जब हमको किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है तो हम लोग हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं। तो हाइड्रोजन वाले का जो हेल्प लिए तो उसमें हम कंडीशन डिफाइन कर रखे हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट ही होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको बोल देंगे। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो हेल्प किसका लेते हैं? हाइड्रोजन का। उसको हम मानते हैं रेफरेंस, और रेफरेंस मानेंगे तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 मानेंगे, ठीक। और उसका मान करके यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर कंप्लीट सेल बनाएंगे, उससे सेल पोटेंशियल निकालेंगे। सेल पोटेंशियल से जो वैल्यू आएगा वही हाफ सेल का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाफ सेल कंट्रीब्यूट करेगा उसका तो 0 होता है। इसी तरीके से हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहां के बाद ये जो हाफ सेल था इसका ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हेल्प लेना चालू कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज देखो क्या है कि जो जैसे यहां पे अभी मान लो जिंक था और इसमें क्या था? जिंक सल्फेट था। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये हो। अब हम क्या करेंगे ना, एलिमेंट चेंज कर करके सबका हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे हाइड्रोजन की मदद से। तो अभी क्या है यहाँ पे? यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अभी किसका है? जिंक का है ना। हो सकता है कि हम जो नेक्स्ट बनाए वो Mg का बना दे, यहाँ Mg डाल दो, यहाँ पर MgSO4 डाल दो, सही है। फिर मान लो तीसरा लो, तीसरे वाले में मान लेते हैं हम AgNO3 डाल दिए, और रॉड जो डाले वो किसका रॉड है? Ag का रॉड है। तो हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, तो बार बार हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका नहीं मतलब निकालना है। एक बार तो निकाल लेंगे, लेकिन बार बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम कंसंट्रेशन कुछ और ले ले, सामने वाला कोई और कंसंट्रेशन ले ले, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो गया। इसीलिए हम क्या किए कि फिक्स कर दिए कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट पे कंडीशन फिक्स कर दिए कि हम जो लेंगे वही सामने वाला को भी लेना पड़ेगा, कोई सा भी। तो जो एनसीईआरटी में एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में ये वाला सीरीज है ना। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जिसमें एलिमेंट चेंज कर करके और स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन पे हम क्या करते हैं? रिडक्शन मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, और उसको एक सीरीज में दिखा देते हैं, और उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सही है, पॉइंट वाली बात। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का था। हम क्या करते हैं कि जैसे अभी ये पॉइंट पे हम फिर से आएंगे, एक होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का है। जैसे यहां पे हम क्या किए? पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज में अरेंज किए, तो उस सीरीज को क्या बोले? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां पे क्या करते हैं? तो जो लिगेंड्स होता है ना, वहां पढ़ेंगे ना तो तब आइडिया लगेगा कि लिगेंड्स होता है, मेटल होता है। तो लिगेंड्स का हमको ये बताना हो कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, कौन वीक लिगेंड्स है, उसको हम एक सीरीज में दिखाएंगे। वहां पे सीरीज चलेगा, उस सीरीज को बोल देंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एनसीईआरटी में दिया है ना, तो उसका कुछ पॉइंट है, कंडीशन है, क्या क्या कि स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन लेना है सबसे पहले, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है सबका अलग अलग ना है, सबका एक ही आए, इसलिए कंडीशन हम सेम रख रहे हैं। तो प्रेशर लेंगे तो 1 बार लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे तो 1 मोलरिटी लेंगे, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को हम स्टैंडर्ड मान लिए हैं। टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर को हम कितना माने? 25 डिग्री सेल्सियस, सही है। और सॉलिड लिक्विड कहीं भी आए तो नॉर्मल सॉलिड लिक्विड प्योर का केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे कि उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है ना। तो ये सब टर्म है जिसको हम पहला कंडीशन मानेंगे। सेकंड चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आएगा यहां पे वो रिडक्शन वाला हम लेंगे, है ना। देखो हाफ सेल है तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन वाला भी होता है, रिडक्शन वाला भी होता है, लेकिन जो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो
तो हम जो सीरीज बना रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बना रहे हैं। मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो कैथोड का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको एक सीरीज में हम दिखा रहे हैं। सही है। तो दो हमारा कंटेनर है, जिसमें से एक है ऑक्सीडेशन का, एनोड पे हो रहा है, और दूसरा कैथोड पे हो रहा है जो कि रिडक्शन है। तो हम लोग जो सीरीज बना रहे हैं उस सीरीज में हम इसको ले रहे हैं, कैथोड वाले को। तो जितना भी उसमें दिया है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सब रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बारी बारी से आएगा, तो उसमें जो एलिमेंट चेंज करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज में दिखाएंगे, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, ESRP, और ऊपर में नॉट लगा दे। नॉट का मतलब क्या, कंडीशन स्टैंडर्ड है, और यहां तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ ना दिया हो इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन में कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ई नॉट का वैल्यू निकाल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल का। तो एलिमेंट चेंज करेंगे और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। तो वो एक सीरीज है, पूरा सीरीज बनेगा, और सीरीज में वो सीरीज जो हम एक लाइन से लिखेंगे उस सीरीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी आएगा बारी बारी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है ना कि इफिशियंसी हमको कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाता है। तो इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी आउटपुट है ना, वो आउटपुट वाला वर्क डन हम कितना ले रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो हम अभी तक बना के तैयार कर दिए, तो उस गैल्वेनिक सेल का इफिशियंसी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला पहले तो यही कि उसको डिनोट किसे करते हैं, ईटा से, है ना। और फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ये सब कैसा लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे केवल। ये जो इसको क्या बोलते हैं, मॉड, मॉड डेल्टा जी अपॉन मॉड डेल्टा एच। तो ये क्या बताता है, केवल मैग्नीट्यूड, है ना। साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हो गया एफिशिएंसी का वैल्यू। तो ईटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ठीक। अब देखो यहां से जो डेल्टा जी है, वो डेल्टा जी क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अच्छा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक कैसा, पीवी वर्क डन, पीवी वर्क डन, और सेकेंड जो होता है वो नॉन पीवी वर्क डन। सही है। पीवी वर्क डन को हम लोग मैकेनिकल वर्क डन भी बोलते हैं। पीवी वर्क डन को हम लोग मैकेनिकल वर्क डन बोलते हैं, और नॉन पीवी वर्क डन को हम लोग नॉन मैकेनिकल वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बोले हम कि वर्क डन दो टाइप का है, पीवी वर्क डन और नॉन पीवी वर्क डन। पीवी वर्क डन को हम लोग मैकेनिकल वर्क डन बोलते हैं, और नॉन पीवी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां से कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है अपॉन इसको ऊपर वाला डेल्टा जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कौन देता है, डेल्टा जी देता है। ठीक है। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE। ये वैल्यू याद रखना है ना। कहां से आया, ये सब थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, ये इसमें थर्मोडायनामिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल वर्क डन हम लोग थर्मोडायनामिक्स में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या इलेक्ट्रिकल वर्क डन देता है, वो डेल्टा जी के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं। तो डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही है, यूजफुल वर्क डन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन हीट रिलीज्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है। तो रिएक्शन में हीट कितना रिलीज हो रहा है, वो हीट को रिलीज करके ही उसका यूज करता है गैल्वेनिक सेल, और फिर क्या करता है, वर्क डन करता है। जैसे टॉर्च में बैटरी के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, और फिर जब टॉर्च जला तो आउटपुट दे दिया, तो आउटपुट क्या किया, वर्क डन किया। तो वो वर्क डन कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसको याद रखना है। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, तो डेल्टा जी। अब डेल्टा जी जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ वो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है क्या, Q इंटू V लगाओ, नहीं तो माइनस NFE। ठीक है। तो यहां से एक चीज देखो, इसको हटा रहे हैं। देखिए जो यहां बना ना, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, ये मेन फॉर्मूला है, अपने पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बार बार यूज होगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, या फिर इलेक्ट्रिकल
वर्क डन। सही है। इसमें n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, है ना। तो ये क्या है, ये n का मतलब है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो ये n का मतलब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी जो बन रहा था ना, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिंक 2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो यहां से ये जो रिएक्शन है ना, सबको हम मोल्स में ट्रीट करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे कि 1 मोल जिंक, है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, और कितना मोल रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो इसको पढ़ने का तरीका है कि अगर इसको मोल में पढ़े हैं तो पूरे को मोल में हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे कि 1 मोल जिंक 2 प्लस बनाया और 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला। सही है। तो हम यहाँ पे n को जो लिखे हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वही है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 नहीं बोलेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन में सबको हम मोल्स के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ। ये कौन सा हाफ है, ये हाफ है ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऐसे ही सेम रिडक्शन हाफ में भी होगा। तो यहां तक समझ गए। अब देखो F क्या है हमारा, F क्या है, इसको बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। सही है। और होता क्या है फैराडेज कांस्टेंट, तो देखो देखो फैराडेज कांस्टेंट जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे थोड़ा सा हम ब्लैंक पे जो बता रहे हैं फैराडेज कांस्टेंट, समझना जरूरी है इसको। F बराबर, इस F को बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। होता क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे, ऐसा लिखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। जब यही चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हो जाए, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये। जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये बना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। जब हम 1 मोल ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कि 1 मोल में कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इतना पार्टिकल्स होता है। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है ना, आयंस भी हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना नंबर होता है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अब हम ले लिए। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो कितना है इलेक्ट्रॉन टोटल, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वो आता है 96500 कूलम। सही है। तो 1 फैराडे इसी को बोलते हैं। 1 फैराडे का मतलब क्या, 1 फैराडे का मतलब क्या, 96500 कूलम होता है। तो 1 फैराडे का मतलब फैराडेज कांस्टेंट, और उसका वैल्यू क्या होता है, 96500 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अब अभी से हम क्या ध्यान में रखेंगे कि फैराडेज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई 1 फैराडे बोले, इसका मतलब यही होता है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 96500 कूलम। तो जब भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बात करेंगे तो वैल्यू होगा 96500 और उसको बोल देंगे 1 फैराडेज। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखो क्या था कि F का मतलब समझ में आ गया। अब ये E क्या है, तो E को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
ई को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल, या फिर सेल पोटेंशियल। सही है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है हम इसको कहां यूज कर रहे हैं, हाफ सेल पे। हाफ सेल पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसमें डेल्टा जी जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें ई को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब कंप्लीट सेल बने, हाफ सेल और हाफ सेल, तो बना क्या है, कंप्लीट सेल। तो कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोले, सेल पोटेंशियल। तो उसके लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीट सेल पे डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, तो वहां पे ई क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल। तो मतलब समझ में आया। तो इसका मीनिंग यही हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वही जो अभी समझाए हैं कि हाफ सेल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एसएचई। एसएचई का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आता है समझ में, है ना। तो क्या हुआ यहां से, हाफ सेल पोटेंशियल मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर टेबुलेटेड यूजुअली एट 25 डिग्री सेल्सियस इन अ सीरीज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते हैं, हाफ सेल पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जिसका हम 0 होता है एसआरपी वैल्यू, और उसको टेबुलेट करना मतलब एक सीरीज में बताना। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस। बताए हैं कि टेम्परेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, लेकिन हम लोग उसको कितना लेके चलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रूम पे जनरली हम लोग एयर में और रूम वगैरह में हम लोग बैटरी वगैरह यूज करते हैं, सेल वगैरह यूज करते हैं। तो वही तो है गैल्वेनिक सेल, एग्जांपल एप्लीकेशन वगैरह वही है। तो उसमें जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग यूज जनरली ले लेते हैं और उसको एक सीरीज में दिखाते हैं, तो उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आता है। तो वही था, है ना, उसको हम समझा दिए अच्छे से। चलिए अब आ जाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, कंप्लीट का सेल पोटेंशियल, हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, थिकनेस वगैरह वगैरह। देखो होता क्या है, दो टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं कि एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। होता क्या है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिफरेंस क्या है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में मान लेते हैं कि वाटर भरा हुआ है ना। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसमें पानी भरा हुआ है पूरे में, इस टाइप से। अब हम इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने से क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो समझो। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 20 kg पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करने से क्या हुआ कि इस वाले पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो इधर 10 kg हो गया होगा, इधर 10 kg हो गया होगा। फिर वॉल्यूम भी चेंज, मान लेते पूरा का वॉल्यूम 10 लीटर है तो इसका 5, इसका 5। ठीक, क्या चेंज नहीं हुआ, कौन ऐसा प्रॉपर्टीज है इस वाटर का जो चेंज नहीं हुआ, वो क्या हुआ, तो डेंसिटी। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो जो इधर का वाटर है और वही इधर का वाटर है, वाटर तो सेम ही है दोनों तरफ वाटर ही है, तो डेंसिटी जो होगा ना वो जो इधर का होगा वही उधर का होगा, तो डेंसिटी चेंज नहीं हुआ है। तो जो प्रॉपर्टीज जैसे डिवाइड करने से, जैसे कंटेनर को डिवाइड करने से जो प्रॉपर्टीज चेंज हो गया उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ डिवाइड करने से वैसा प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या चेंज हो गया, मास और अभी बताए थे वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया, तो वो कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये जो डेंसिटी है वो कैसा प्रॉपर्टीज है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है डेंसिटी।
ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करता है। जब हम डिवाइड कर देंगे ना तो ये देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, जो चेंज हो गया वो एक्सटेंसिव, जो चेंज नहीं हुआ वो इंटेंसिव। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या फिर सेल पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम डेल्टा जी के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा जी को क्या बोल रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, और वो होता क्या है, यूजफुल वर्क। तो जब भी डेल्टा जी आएगा जहां जहां, वो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ई जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो टाइप का प्रॉपर्टी है। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दोनों प्रॉपर्टी को अलग अलग बांट रखे हैं, है ना, अलग बांट के रखे हैं। मतलब तुमको पहचानने आना चाहिए कि डेल्टा जी क्या होता है और ई क्या होता है, क्योंकि बार बार इसी का रोल आएगा कि ई जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और डेल्टा जी क्या है, ये ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी क्या है, यूजफुल वर्क, जिसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं, और वो है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग ये कि जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ये अमाउंट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता ना, तो इसमें क्या है कि जैसे इसको ऐड वगैरह डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली ऐड मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं किसी अमाउंट वगैरह से। तो अगर कोई रिएक्शन है उसको हम मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे यहां देखो ए है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के A2- बना दिया, है ना। तो ये रिएक्शन है, इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2A2-। तो इसके लिए जो E डिफाइन हुआ और इसके लिए जो E डिफाइन हुआ वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर वन मल्टीप्लाई वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अमाउंट चेंज हो गया तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि E क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और तो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी पे। तो इसका जो डेल्टा जी 1 होगा और इसका जो डेल्टा जी 2 होगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। डेल्टा जी 1 मान लेते हैं x, तो इसका जो होगा ना क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका 2x हो जाएगा, या फिर 2x ना मानो तो y बोल देते हैं कि जनरली इसका y हो जाएगा। मतलब डेल्टा जी क्या हो गया, चेंज ड्यू टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन E जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता, तो ना ही उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और ना ही कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिएक्शन को, तो उसका E का वैल्यू चेंज नहीं होगा। E होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए वो कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसमें 1 मिनट, हाँ एक चीज और, यहाँ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिए थे। अब होता क्या है कि जो E जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है, तो वो देखो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सोल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अभी बताए हैं सोल्यूशन का अमाउंट का मतलब 20 kg 30 kg, है ना। सोल्यूशन अमाउंट वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। फिर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, किसका थिकनेस, इलेक्ट्रोड का। रॉड मोटा हो कि पतला हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का होना चाहिए। अब जैसे रॉड तो जिंक का पतला हो रहा था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होना चाहिए ना, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करते हैं। फिर डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक वेरिएशन ऑफ गिवन सेल रिएक्शन, गिवन सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब अभी समझाएं, क्या बोल रहा है ये कि स्टोइकोमेट्रिक वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता, कौन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अभी बताए थे ना कि ए है, ये मान लो A2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके लिए E जो डिफाइन किए हैं वो x किलो जूल है ना, x किलो जूल पर मोल। और डेल्टा जी जो डिफाइन किए हैं वो कितना है, y किलो जूल पर मोल, ऐसा मान लो। 1 मिनट, ये किलो जूल में थोड़ी ना होगा, वोल्ट है ना। चलो और डेल्टा जी क्या माने हैं, डेल्टा जी एनर्जी होता है ना, तो किलो जूल पर मोल में ले लिए। चलिए यहां से हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको इस वाले क्या बोल रहा है, ये स्टोइकोमेट्रिक वेरिएशन चेंज करना है किसी भी सेल रिएक्शन का। तो स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, इससे पहले वाले जो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 यहाँ 2, तो इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम उसका वेरिएशन लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज करो, मान लेते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए या फिर 3 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया 2A2+ और ये कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इसके लिए जो E डिफाइन होगा ना वो x ही रहेगा, x वोल्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि E कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी y से z हो जाएगा, z किलो जूल पर मोल, तो z चेंज हो गया ना, या फिर इसको 2y बोल दो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डबल से चेंज हो जाएगा, सही है। तो ये 2 अलग अलग चीज था, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक वेरिएशन ऑफ गिवन सेल रिएक्शन, समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए E सेल और E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तीनों पे तो डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन डी वाले पार्ट में क्या है देखो, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, पहला टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आयंस का मूवमेंट चेंज होगा, है ना।
तो मूवमेंट चेंज होगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन्वॉल्व। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का मतलब क्या, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आना चाहिए पहले। देखो कॉन्सेंट्रेशन जितना भी होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन जितना भी होता है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन हो सकता है, जैसे हो गया मोलरिटी, जैसे हो गया मोलरिटी, है ना, मोलरिटी, मोलरिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है अमाउंट के साथ। मतलब अगर हम किसी टैंक में मान लेते हैं कि सोल्यूशन भरे, उस सोल्यूशन का मोलरिटी मान लेते 2 मोलरिटी लिए, और फिर इससे ना 1 चम्मच ये निकाल लो सोल्यूशन, तो उस 1 चम्मच का सोल्यूशन में भी जो मोलरिटी आएगा ना वो 2 मोलरिटी ही आएगा। ठीक है, तो पूरे कंटेनर का 2 मोलरिटी सोल्यूशन के लिए डिफाइन करो, या फिर इसी से छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच निकाल लो इससे सोल्यूशन, तो उसका भी जो कंसेंट्रेशन आएगा ना, मोलरिटी आएगा, वो 2 मोलरिटी ही होगा। यानी कि चेंज नहीं हुआ। चेंज जो चीज नहीं होता अमाउंट के साथ, जो फिक्स रहता है, जो प्रॉपर्टीज फिक्स होता है, जैसे हम क्या कि 1 चम्मच निकालने का मतलब क्या कि इसका हम क्या चेंज कर दिए, अलग अलग जैसे 2 पार्ट में बांट दिए ना, तो कंटेनर को डिवाइड कर दिए थे, तो इसको चेंज करने से सोल्यूशन वगैरह को कि कुछ सोल्यूशन को निकाल लिए, तो जो चीज जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जितना भी मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, जितना भी आ गया सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो इधर से यहाँ पे क्या था, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन पे सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर जो गैस इन्वॉल्व हुआ है पार्शियल प्रेशर, वो गैस का प्रेशर, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज मतलब क्या, पर यूनिट वॉल्यूम आयंस चेंज, जैसे मोलरिटी मान लेते हैं 1 मोलरिटी है किसी भी चीज का, तो 1 लीटर में 1 मोल्स सॉल्यूट हुआ, 1 मोल्स सॉल्यूट हुआ। सॉल्यूट में क्या है, यहाँ पे जिंक सल्फेट वगैरह था, जैसे लिए है ना जिंक सल्फेट एक को सोल्यूशन, तो उसमें हम क्या मिलाए थे, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का आयंस अगर इंक्रीज कर गया, कंसंट्रेशन चेंज होने से आयंस इंक्रीज कर गया, है ना, क्योंकि सॉल्यूट पर यूनिट लीटर, यानी कि 1 लीटर में, जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मोल चेंज हो रहा है। सॉल्यूट क्या है, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में जो जिंक 2+ है उसका क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन चेंज हो गया आयंस का, वो आयंस का कंसंट्रेशन चेंज होने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो इलेक्ट्रॉन और आयंस ही तो जनरेट हो रहा है। तो जो आयंस जनरेट कर रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट मोल, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, जितना ज्यादा उतना अच्छा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, कि इलेक्ट्रोड किसका लिए है ना, इलेक्ट्रोड से कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोड का जो टूट रहा है ना, कि रॉड से जिंक 2+ बन रहा है, तो वो जो टूटने का तरीका है कि इलेक्ट्रोड डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कैसा लिए है ना, तो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कि वो जल्दी जिंक से 2+ बन जा रहा है, कोई देरी से एलिमेंट चेंज हो रहा है अपने आयंस वगैरह में, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि नेचर कैसा लिए है ना, कोई रिडक्शन कर रहा है, कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, थिकनेस और डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक वेरिएशन ऑफ गिवन सेल रिएक्शन। इस 3 पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। तो किस पे करता है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और नेचर पे। तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे करता है। ठीक, फिर इलेक्ट्रोड के नेचर पे और फिर टेम्परेचर पे। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सेकेंड नोट क्या है, वो पहला नोट था है ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। तो यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पहला वाला पार्ट में था किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। फिर नोट 2 क्या है कि गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन देखो क्या है, कि सबसे पहला कि साइन में क्या है, ऑक्सीडेशन का साइन कैसा होता है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, तो एनोड का साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का, जैसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है फ्लो करने का, तो आउट ऑफ फ्लो मतलब क्या, जो रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और इनटू द सेल मतलब क्या, कैथोड वाले में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फ्लो, इसको बोलते हैं इनटू द सेल। तो ये किस में हो रहा है, एनोड पे, ये किस में हो रहा है, कैथोड पे। ठीक है,
तो आता है समझ में? तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल से इसके बाद चालू करेंगे। थैंक यू।